खबर में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट है मियां शाहिद साहब। मेहमानों के तारुफ से पहले हम रन डाउन आपकी खिदमत में पेश कर दें। ईरान सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के जवाब में मशरिक़ वस्ती के क्या तमाम बिजली घरों तेल के प्लांट्स को ईरान जो है वो निशाना बनाएगा, उसने इसका इंडिया तो ज़ाहिर कर दिया है। इस पर बात करके ट्रंप साहब का एक और वोल्टा फेस देखा या यू टर्न हमने देखा। 24 घंटों के अंदर ही अपना हरमूज़ पर टैक्स जो 20% टैक्स लगाने की बात कर रहे थे वो उन्होंने फैसला वापस ले लिया है। इसके साथ ही खलीजी फ़िज़ाई हदूद एक बार फिर बंद होने जा रही हैं। उधर जो एक दफ़ा बॉम्ब यानी जैसे सैमसन चॉइस कहते हैं इजराइल के हवाले से या न्यूक्स के इस्तेमाल के ज़िमन में एक इशारा दिया था ट्रंप साहब ने। इससे पहले भी ये बात हो रही है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट उन्हें रोक पाएगी। खबरें ये आई थी कि पिछली दफ़ा उन्हें रोका गया था, अमेरिकन डीप स्टेट कह लें कुछ भी कह लें। इसके साथ साथ रूस से तेल की खरीदारी पर अमेरिका, चीन और भारत पर 100% टैरिफ लगाने जा रहा है। उधर कश्मीर में कुछ हलाकतें हुई हैं, हमारे जवान शहीद हुए हैं। क्या ये एजेंट प्रोवोकेटियर्स जो हैं इंडिया से हैं, क्या मामला है? आई थिंक हमें यहाँ बड़े एहतियात से चलना पड़ेगा। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ सफारतकार जनाब अली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सईद खान साहब, आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। ये एक स्टेल मेट लग रहा है, यूँ लगता है ना ये जंग अफोर्ड कर सकते हैं ना अमन अफोर्ड कर सकते हैं। तो हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दिस स्टेल मेट कैन कंटिन्यू? नंबर 1। नंबर 2, क्या किसी बड़े हादसे की जानब ये जा सकता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि इजराइल आखिरी हद तक जाएगा और ईरान को नहीं चाह रहा वो कि कोई ब्रीदिंग स्पेस मिले या कोई उसकी फाइनेंशियल उसकी जो है हालत सुधरे, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। हाउ डू यू लुक एट दिस कॉन्फ्लिक्ट एंडिंग अप, इफ एट ऑल इट इज़ गोइंग टू एंड अप सून? जनाब सईद खान साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। वेलकम। इस वक्त जो सिचुएशन है ईरान में और पूरे गल्फ रीजन में, आई थिंक हम सब के लिए और ख़ासतौर पर मुसलमानों के लिए बहुत ही बाइसे तशवीश है। ख़ासतौर पे अभी जो ईरानियन पार्लियामेंट ने जो एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जी के MOU को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और आयतुल्ला अली ख़ामेनी का बदला लेने के लिए दोबारा यानी कि एक जंगी सूरत हाल में जाया जाए। मेरे नज़दीक जो है ना, इस तरह की जो एक्शंस हैं वो स्टेक्स को और हायर करते चले जाते हैं। देखिए, हमें नहीं भूलना चाहिए कि MOU के बाद जो है क्या कहते हैं, ईरान ने MOU की खिलाफ वर्जी नहीं की थी, अमेरिका और इजराइल ने मिलके MOU की खिलाफ वर्जी की थी। और जो कि क्या कहते हैं कि 30 दिन के अंदर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह उस सिचुएशन में वापस लेके जाना था ओमान से और गल्फ कंट्रीज के साथ बात करके, जिससे वो 28 फरवरी से पहले थी। लेकिन ईरान को ये मौका मेरे नज़दीक नहीं दिया गया। और जब क्या कहते हैं अमेरिका ने कतर और ओमान के साथ मिलकर ओमानी साइड को इस्तेमाल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानियन इन्फ्लुएंस को ज़ीरो करने की कोशिश की, वो टाइम था जब जो है ईरानियन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने वो दोबारा जंगी माइंडसेट के अंदर चले गए। इसमें भी कोई शक नहीं है काजी साहब कि ईरान के अंदर इस वक्त जो है ना एक मैं कहूँगा कि पावर स्ट्रगल चल रही है बिटवीन पासदारान एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप। जो MOU है वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने कराया, जिसको पासदारान पता नहीं क्यों नहीं मानते, क्योंकि मेरे नज़दीक तो MOU से बेहतर डॉक्यूमेंट ईरान के लिए हो नहीं सकता था। अब आपके सवालात के जी कि ये कब तक चलेगा, तो मेरा ख्याल है ये उस वक्त तक चलेगा जब तक क्या कहते हैं ईरान जो है वो ईरान और अमेरिका दोनों दोबारा उनमें अकल नहीं आ जाती और वो पाकिस्तान और कतर से रिक्वेस्ट नहीं करते कि दोबारा सालसी करें। लेकिन ये वाली स्टेट जो है ना एटलीस्ट 3 से 4 महीने के बाद काजी साहब मेरे हिसाब से आएगी कि जब नेतन्याहू ने अक्टूबर का इलेक्शन भी लड़ लिया होगा और अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस भी हो गए होंगे। सो मैं अक्टूबर नवंबर से पहले इस कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन नहीं देखता।
अमेरिका को इस चीज का काजी साहब एहसास हो गया है कि वो बेशक जितनी ही बमबारी कर ले, वो जो है ना ये जंग नहीं जीत सकता, क्योंकि जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे आप ईरान को मजबूर नहीं कर सही साहब, सकते। मैं एक बात को जरा आगे बढ़ाता हूँ, सॉरी लेट मी इंटरजेक्शन करूँ। इमरान अली साहब, जो अंदर आर्ग्यूमेंट है हार्ड लाइनर्स के दरमियान और जो पॉलिटिकल जो कह रहे हैं खातमाइट्स या जो मॉडरेट्स हैं, वो हार्ड लाइनर ये कहते हैं कि ये ब्रीदिंग स्पेस मांग रहे हैं। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि अनरिलायबल है, जब भी इन्हें मौका मिला, इवन नेगोशिएशन के दौरान इन्होंने टारगेट की, उनकी लीडरशिप को टारगेट किया। अब चूंकि डिप्लीट हो गए हैं उनके इंटरसेप्टर्स, सो दे आर, वो उनको चाहिए एक, और जब भी उनके वो आर्सनल्स हो जाएंगे तो दे विल डेफिनेटली कम बैक। सो इनको इतना एंगेज रखें और इतना इनको करेंगे ये आए किसी तो डू यू थिंक कि ये जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है हार्ड लाइनर्स के दरमियान और मॉडरेट्स के दरमियान, किसको, हु डू यू लैंड योर ओपिनियन, क्या है आपकी कि कौन किसका तनाजुर ठीक है? अली इमरान साहब। हम लोग गैस कर रहे हैं कि ये हार्डलाइनर्स का ये व्यू पॉइंट है और उनकी पार्लियामेंट का तो अनइक्विवोकल आ गया ना, तो हो सकता है ईरान के अवाम ही ये चाहते हो कि आप अभी सीज फायर ना करें। लेकिन देखें, बिल्कुल एडमिरल साहब ने सही कहा, आर्टिकल 5 की बेसिकली खिलाफ वर्जी अमेरिका और उसके अलाइज ने करने की कोशिश की, लेकिन मेरा ये मानना है कि ईरान को किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले इन 60 दिन का इंतज़ार कर लेना चाहिए था। कोई ये उन्होंने ये जो डिप्लीशन ऑफ आर्मामेंट्स की आर्गुमेंट है, अमेरिका इतना मिलिटरली पावरफुल है कि वो ईरान पे अटैक के लिए कोई किसी किस्म की आर्म्स भी यूज़ कर सकता है। तो ये नहीं आर्गुमेंट, उनको इनकी बात सुननी चाहिए थी। ईरान हैज़ वॉक्ड इनटू ये जो ट्रैप है इजराइल का कि वाइडर मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट हो, सिर्फ इस सारे का बेनिफिट इजराइल को और किसी हद तक अमेरिका को है। अमेरिका भी उसको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब ना हो जाए। तो ये हम गैस कर रहे हैं। एक बात याद रखिए कि ईरान में कोई ऐसा कमरा नहीं है जिसमें बैठ के वहाँ की लीडरशिप फैसला करती है, कोई कंट्रोल रूम नहीं है उनके पास। पासदारान इनकलाब के पास कंट्रोल रूम है क्योंकि वो जंग लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी लीडरशिप स्पेशली सुप्रीम लीडर को हिडन रखा हुआ है। कम्युनिकेशन इंतहाई मुश्किल है, ईमेल्स वो यूज़ नहीं करते कि ट्रेस हो जाएंगी, तो उनकी कम्युनिकेशन होना भी बहुत मुश्किल है। तो इस लैक ऑफ कम्युनिकेशन में ये हो रहा है। और अगर तो 4 महीने के बाद जो बड़ी प्लॉजिबल है एडमिरल साहब की ये होती है, तो दुनिया का बड़ा नुकसान हो जाएगा सबका ओवरऑल। 4 महीने या नवंबर आप देख लें, इट विल बी टू लेट। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को कम से कम एक और कोशिश करनी चाहिए इन गुड फेथ जिस तरह कर रहा है, और उसके बाद देखना चाहिए। अगर फिर भी नहीं मानते तो फिर एडमिरल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब तक ये ना बुलाएं फिर लड़ें, फिर क्या हो सकता है? व्हाट कैन वी डू अबाउट? जी मियां साहब। बिल्कुल सईद साहब, यही बात मैं आपकी तरफ लेके जाऊंगा कि अभी जो इमरान साहब कह रहे थे कि एक और कोशिश होनी चाहिए। अब्बास अरागची साहब जो हैं वो कतर में हैं और हो सकता है कि एक और कोशिश हो, लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, दोनों जानब से हो रहे हैं। अमेरिका फ़ज़ाई हमले कर रहा है और ईरान जो है वो मिसाइल के हमले जो है वो जारी हैं उनके। ट्रंप साहब ने जो बयान दिया है वो बड़ा ख़तरनाक है। उन्होंने कहा है कि अगर एक हफ्ते के अंदर, बल्कि उन्होंने धमकी दी है कि ईरान ने माहिदा ना किया, ना अगर ईरान ना माना तो फिर उनके पुल उड़ा दिए जाएंगे, उनके पावर प्लांट उड़ा दिए जाएंगे, उनके वाटर जो प्लांट्स हैं वो उड़ा दिए जाएंगे। दूसरी जानब फिर ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम भी हमले करेंगे। तो क्या जो GCC के मुल्क हैं, जो खलीजी ममालिक हैं, वहाँ जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, वाटर प्लांट्स, वहाँ पर जो है वो पावर प्लांट्स हैं, ईरान उन पर हमले करेगा? अगर उन पर हमले होते हैं तो फिर तो बहुत ही गंभीर सूरत हाल हो जाएगी सर। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, ये जिस तरह एम्बेसडर इमरान भी फरमा रहे हैं कि ये तो इजराइल की ख्वाहिश है कि जी के ये इस इलाके के अंदर जंग जो है एक वाइड हो जाए और मुसलमान ममालिक एक दूसरे के साथ भिड़ जाएं। देखिए, अमेरिका को भी पता है कि अगर वो ईरान के ऊपर अटैक करता है तो ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई टारगेट्स नहीं है ईरान के पास
सवाए इसके कि वो जो गल्फ कंट्रीज में अमेरिकन बेसिस हैं या जो अमेरिकन इंटरेस्ट की जगह हैं और या इजराइल को अटैक करें। सो एज सच क्योंकि अमेरिका के अंदर कुछ नहीं हो रहा, इसलिए अमेरिकन जो है ना वो एक लगता है कि वो जो है ना वो भी ईरान की तरह इस जंग को के एंटे को जिसको कहते हैं बढ़ाते चले जा रहे हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह एम्बेसडर इमरान कह रहे हैं कि हमें जो है कि ईरान को चाहिए कि वो जो है ना एक कदम पीछे ले और उनको जो है क्या कहते हैं ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो उनके नेशनल इंटरेस्ट में है। देखिए हम कह रहे हैं कि हम सबको पता है कि अमेरिका के पास बॉम्बिंग की बहुत कैपेबिलिटी है, जीतने की कैपेबिलिटी नहीं है। देखिए पिछले 24 आवर्स में अमेरिका ने 37 ईरानियंस को शहीद किया है और अगर आप इसी हिसाब से अगले 3-4 महीने रोजाना 30 बंदे अगर आप मरवाते रहे तो आपने ना कोई 3-4 हज़ार ईरानियंस की शहादत हमें देखने को मिलेगी, जो कि एक बिल्कुल डिजायरेबल सोल्यूशन नहीं है टू द प्रॉब्लम एट हैंड। सो अगर पाकिस्तान मुझे तो ये लग रहा है कि इस वक्त जो है कि ना ही अमेरिका और ना ही ईरान चाहता है कि पाकिस्तान बीच में इन्वॉल्व हो, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने आप को सेटल डाउन करना चाहते हैं। सो अगर तो उनकी की तरफ से रिक्वेस्ट आती है तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, पाकिस्तान को एक लास्ट डिच एफर्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान ही वो वाहिद कंट्री है जो दोनों को दोबारा मेज पे लेकर आ सकता है और मेरे ख्याल में ईरान के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि MOU के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए और उसकी बेसिस के ऊपर एक पीस अकॉर्ड बन जाए। ईरान को वो सब कुछ मिल जाएगा जो उसको पिछले 40 साल में हासिल नहीं। बात जो है उसमें बड़ा वजन है कि ईरान और अमेरिका जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ मामला जो है वो सेटल्ड करना चाहते हैं। वो खुद ही वो जंग के जरिए हो या बैठ के हो, अभी तो जंग लगी हुई है। 4 दिनों में 400 हमले, 400 से ज्यादा हमले और 37 अफराद जो हैं वो शहीद होते हैं, 7 फौजी जो हैं वो शहीद होते हैं ईरान के। वहां पर ईरान भी उनके जो है वो मुख्तलिफ ठिकानों पर हमले करता है, जिसमें उनके पैट्रियाट मिसाइल, आज उन्होंने बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा है कि हमने पैट्रियाट फ़िज़ाई निज़ाम जो है उनको तबाह किया है, मिसाइल और जो फ़िज़ाई दिफाई रडार है उसको तबाह कर दिया है, सैटेलाइट मवासलाती जो मरकज़ है उसको तबाह कर दिया है और अमेरिकी फौजी बेस पर उन्होंने जो उनका असला डिपो है उसको तबाह किया है। और उनका दावा है ईरानी गवर्नमेंट का कि हमने F-16, F-15, F-35, HQ-9 उनके जो है वो तबाह किए हैं। ये तबाह तो हो रहे हैं, इंसानों उनकी जिंदगियां भी जा रही हैं, वहां पर तजारत भी रुकी हुई है, ये सारा कुछ हो रहा है। अगर इसके आगे बढ़कर जो मैं बात अभी सईद साहब के सामने रखी थी कि अगर ट्रंप जो है वो दोबारा हमला करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पर हमला करते हैं, वहां पर जो है वो उनके पुल उड़ाते हैं, उनके पावर प्लांट्स उड़ाते हैं, तो फिर वो भी उड़ाएंगे तो फिर पूरा गल्फ जो है ना सिर्फ पानी का बहरान आएगा, बिजली का बहरान आएगा, वहां पर मवासलाती बहरान आ जाएगा। तो फिर एक तो ऐसा वहां पर जो जंग छिड़ जाएगी जिसका कोई हल नहीं है। जी मुझसे पूछा। जी अली इमरान साहब। जी इमरान साहब। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एडमिरल साहब भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये तो कैटास्ट्रोफिक आउटकम है और ईरान को भी बहुत नुकसान होगा इसका। एक जो जनाजा था शहीद खामेनी का, उसमें अवाम ने बहुत बदले की और इन चीज़ों की बात की, लेकिन लीडरशिप इन इमोशंस में बहती नहीं है। लीडरशिप का तकाजा होता है कि वो अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखे। अगर अमेरिका पूरी तरह कामयाब ना भी हो सका, जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान, बाकी नुकसान पहुंचाएगा और उसमें और भी बड़ी सूरतें हो सकती हैं। ये बहुत खतरनाक है। ईरान को रिस्ट्रेन का मुजाहरा भी ईरान को भी करना चाहिए। ईरान को जीत और हार में नहीं पड़े रहना चाहिए। ईरान को ये देखना चाहिए कि आगे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ईरान का किस तरह बेहतर होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक। शहीद साहब, मैं एक और तरफ आता हूं। देखिए, अगर हम ऑफ कोर्स अमेरिका बहुत बड़ी ताकत भी है लेकिन डिक्लाइन में है। अगर
एक साम्राज्य के तौर पर हम उसे देख रहे हैं, क्योंकि उसकी हम अगर इकॉनमी के फिगर्स देखें तो वो तकरीबन $8 अरब, मोर देन दैट डेली बारो करता है टू रन इट्स। और इसके अलावा कीमतें उसके अंदर जो है तेज़ी से जो सर्वेज आ रहे हैं वो बहुत ही यानी इवन मैं हैरान हुआ कि फर्स्ट टाइम मोर देन 50% पीपल जो है वो कैपिटलिज्म के खिलाफ वो कह रही है सोशलिज्म लेके आए। ममदानी आ रहा है, बर्नी सैंडर्स आ रहा है, और वो एक अंदर भी बड़ी फर्मेंटेशन हो रही है। और फिर अगर पहले भी हम देख चुके हैं करोड़ों लोग वहाँ पे बाहर आए, इस फैक्टर को ये अगर दोबारा 9, 10, $11 पर गैलन पे जाती है कीमत, तो डोंट यू थिंक कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल अनरेस्ट भी हो सकता है सईद साहब? जी बिल्कुल हो सकता है, और यही वो जो स्टेक्स की गेम है ना, उसमें यही होता है कि जी कि जब आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिलते या आपको वो फायदा नहीं होता जिसके लिए आप ये गेम खेल रहे हैं, तो आप अपने स्टेक्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। और जिस तरह ईरान गलती कर रहा है काजी साहब, मैं समझता हूं कि अमेरिका भी बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और मेरे ख्याल सबसे ज्यादा जो है ना, अब गल्फ कंट्रीज को अकल के का दामन थामना चाहिए। अगर जिस तरह शाहिद साहब ने फरमाया, अगर मैं आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स दे दूं, देखिए अगर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को हिट होते हैं तो कुवैत के अंदर सिर्फ एक वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है जो कुवैत की 90% वाटर रिक्वायरमेंट्स को केटर फॉर करते हैं। अगर वो प्लांट हिट कर दिया ईरान ने तो 90% पानी जो इस वक्त कुवैत में मौजूद है वो अवेलेबल नहीं होगा, और एटलीस्ट 2 से 3 महीने लगेंगे उस प्लांट को दोबारा सर्विसेबल करने में। अगर क्या कहते हैं ये पावर प्लांट हिट होना शुरू हो गए तो पूरे बहरेन को सिर्फ 3 पावर प्लांट्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं। सो अगर एक पावर प्लांट भी हिट हो गया काजी साहब, तो 33% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो उधर खत्म हो जाएगी। और अगर आप इस जंग को बढ़ाते चले जाएंगे, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सिर्फ शिप्स नहीं चल रही, उसके यानी कि पानी के अंदर पूरी दुनिया की ये केबल्स चल रही हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया के ये कंप्यूटर्स और वाईफाई चल रहे हैं। अगर ईरान किसी तरीके से उन केबल्स को काट देता है तो अमेरिका का जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम, ये जो फाइनेंशियल सेटअप है, वो कोलैप्स कर जाएगा। सो द स्टेक, आप स्टेक्स को अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो ये ईरान और अमेरिका दोनों इजराइल के हाथों में खेलेंगे, और ये इलाका जो है ना, ये जो इस वक्त एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाएगा। 1 नंबर 2, जो आपने बात की काजी साहब, अमेरिका के अंदर जो है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे बड़ा इशू है वो अपनी इलेक्टोरेट से है। जो उनका मागा का बेस है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उनसे दूर हो रहा है, क्योंकि आपने जिस चीज की तरफ निशानदेही की उनमें से 50% से ज्यादा वीकली पे पैकेजेस के या पे चेक्स के ऊपर अपना गुजारा कर रहे होते हैं। और जब चीजें मिल रही हैं, ऑलरेडी मेरे ख्याल $4 और $5 के बीच के अंदर पेट्रोल है अमेरिका के अंदर। सो ये जो सिचुएशन है इज नॉट वेरी गुड। इन्फ्लेशन इस वक्त अमेरिका में उस जगह खड़ी है जहां पिछले 40 साल में नहीं थी। सो इट इज नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप। लेकिन वो जिसको कहते हैं ना कि इस वक्त दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक जिद में आई हुई है। अमेरिका अपने आप को दोबारा प्रूफ करना चाहता है कि जी कि मैं सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड हूं और मैं जो चाहता हूं वो कर सकता हूं। और ईरान जो है उनको अब इस चीज का जोम हो गया कि क्योंकि हम पहला राउंड जीत चुके हैं तो हम इनको भी हरा सकते हैं अब भी। और मेरे ख्याल में कि अगर आप पिछले 3-4 दिनों के अटैक्स को देखें काजी साहब, तो आपको अंदाजा होगा कि ईरान कुछ इतना गलत भी नहीं सोच रहा। अगर आप ये देखें कि कहां एक दौर था जब जंग शुरू हुई थी फरवरी में कि 70-80% मिसाइल्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, लेकिन अब जैसे जैसे इंटरसेप्टर्स कम हो रहे हैं, रिजर्व का क्रूज मिसाइल्स एंड पेट्रियट मिसाइल्स वो क्वेश्चन होने लगा है। तो अब आप देखेंगे पिछले 2-3 दिनों में जो ईरान ने अटैक्स किए हैं उनमें उनके मिसाइल्स को बहुत ज्यादा सक्सेस मिली है। बहरेन में जो उनका 5th फ्लीट का जो हेडक्वार्टर था वो बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ है। अगर वहां 3rd
सिस्टम या पेट्रियट मिसाइल या इंटरसेप्टर्स काम कर रहे होते तो इतना डैमेज तो ना होता। सो मेरे ख्याल में अमेरिका को भी एक अब होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि अब उनके पास भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है इस इलाके में डिफेंस की। और अगर वो ना सिर्फ विद एवरी पासिंग डे अपनी रिस्पेक्ट को खो रहे हैं, वो इन सारी गल्फ कंट्रीज को एक ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं कि जहां उनके लिए भी इस जंग में शामिल होना बहुत यानी कि उनकी सर्वाइवल के लिए जरूरी हो जाएगा। और अगर वो हुआ तो मेरा ख्याल है कि मुसलमानों के लिए इससे बुरी चीज कोई नहीं। कहां हमले हो रहे हैं, ईरान ने जो हमले किए हैं उस बारे में बता रहे थे। ये जो हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, खलीज के ममालिक पर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों पे और मुख्तलिफ जो फौजी अड्डे हैं इसके अमेरिका के, वहाँ हमले हो रहे हैं और अमेरिका भी हमले कर रहा है। ये जो इसकी सारी सिचुएशन का जो फ़ायदा है वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल को है। एक और कशीदगी जो है उसका भी जिक्र कर लेते हैं, जो कि सऊदी अरब और यमन के दरमियान है। अगर वो बढ़ती है, जो कि धमकी भी दी गई है हौसियों की जानिब से कि वो बाबुल मंदब जो है वो बंद कर देंगे, अगर मजीद ये बढ़ती है तो आपका ख्याल ये नहीं है या हम ये सोच नहीं रहे कि क्या पाकिस्तान को भी इसमें घसीटा जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ हमारा दफाई मुआहिदा तो है, अगर ये कशीदगी मजीद बढ़ती है तो पाकिस्तान भी सऊदी अरब के साथ अब भी है, पहले भी था और रहेगा। तो फिर ये जंग जो है ये फैलेगी, साथ और भी जो है वो मुल्कों को जो है वो घसीटा जा रहा है। फायदा तो इसराइल को हो रहा है और इसराइल अपने मजमूम इरादे जो है वो मुकम्मल करेगा और उनको मौका मिलेगा। देखिए, बात यह है कि जो ईरान से वफ्द वापस जा रहा था, जिसने सना में लैंड करना था, उसके ऊपर अगर अटैक सऊदी अरेबिया ने किया है तो सऊदी अरेबिया ने गलत किया। और अगर किसी मोसाद ने और किसी एजेंट ने किया, एजेंट प्रोवोकेटर ने किया, वो तो ठीक है, उनका तो काम ही है। भाई एक सोख से वापस एक जहाज आ रहा है, आप उसको लैंड करने दें। तो ये जो थ्योरी है ना ये कि हुथियों ने हमला, भाई क्यों आप एक कॉन्फ्लिक्ट को वाइडन करेंगे? ये प्रॉब्लम है ना, अगर लड़ाई होती है तो हर स्टेट कोई रैशनली एक्ट नहीं करती। दूसरी मैं आपको एक बात बता दूं कि अमेरिका की जो डिक्लाइनिंग पावर की थ्योरी है आपकी में से किसी की थी, ये कोई इसके दो व्यूज हैं। एक बिल्कुल एक ऐसा लिटरेचर है जो कहता है वो डिक्लाइन कर रहे हैं। याद रखें, अमेरिका पिछले 50 साल से शदीद डेट में है। अमेरिका अपने डेट को पेट्रोल डॉलर से कवर करता है और डेट के फिगर से उनकी डिक्लाइन नहीं पता चलती। वो अभी भी अगर आप अमेरिका के किसी शहर में जाएं या चेक करें आपके जो दोस्त वगैरह हैं कि अमेरिका की आम लाइफ पे कोई फर्क पड़ा है, तो आपको कहेंगे कभी कोई ग्रम्बलिंग मॉम होती है, यार ये फ्यूल थोड़ा बड़ा हो गया, अदरवाइज लाइफ इज नॉर्मल। जो क़यामत आई हुई है ना वो मिडिल ईस्ट में आई हुई है, और मिडिल ईस्ट में जीसीसी कंट्रीज को भी ईरान को दुश्मन नंबर 1 समझकर अपना शराजा नहीं बिखेरना चाहिए। और इस वक्त इसीलिए मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान अभी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज इन टर्की, वहां से शायद वापस आ गए, मे बी उनको सऊदी अरेबिया भी जाना पड़ेगा। बात करें कि इसको यमन तक ना लेके जाएं, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाएगा। फिर तो हर साइड दूसरे पे अटैक करेगी और ये अमेरिका के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका का लैंड मास दूर है, ये बात याद रखिए। ये मसला सारा ईरान और जीसीसी की कंट्रीज को और उसके बाद पाकिस्तान, इंडिया और इन ममालिक को पड़ेगा। चाइना भी बच जाएगा इससे, जिनका लैंड मासेस दूर है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम बेचारों को या सबसे ज्यादा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को होगा, इसलिए रुक जाना चाहिए यहाँ जब। अच्छा, दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन सही साहब मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। एक नई बात की है इमरान अली साहब ने, ज़ाहिर है हमेशा दो व्यूज़ होते हैं, मगर अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सारी जो है वो चाइना चली गई। लैरी समर्स कहते हैं अपने एक इंटरव्यू में, क्या जिक्रिया जो है उसको इंटरव्यू देते हुए कि 4% रह गई है टोटल जो वर्क फोर्स वहाँ करती है। अब टैरिफ के ज़रिए वो दोबारा अपनी अज़मत रफ्ता वापस भी नहीं ला सकता, क्योंकि जहाँ पे वो निकल गया है। तो वो एक और डिक्लाइन तो देखा हमने। आप पिछली सदी में आप बरतानिया को देख लें, दूसरी जंग अजीम के बाद फारूक हुआ, एंड वी हैव सीन मैनी एम्पायर्स गोइंग डाउन, और ज़ाहिर है जाते जाते वो ज़रा मुश्किल भी पैदा करते हैं। लेकिन ये आप समझते हैं कि जो अभी ये दिस इज़
एग्जेजरेटेड द थियरी ऑफ अमेरिकाज इकोनॉमिक डिक्लाइन, ये एग्जेजरेटेड है। एंड माई सेकंड पार्ट ऑफ माई क्वेश्चन इज कि वो बिल्कुल दूर बैठे हैं और दूर बैठ के उन्होंने हमारी ज़िंदगी यहाँ हर जगह आज़ाद की हुई है, इराक चले जाएँ, वियतनाम चले जाएँ, अफगानिस्तान चले जाएँ। डोंट यू थिंक दिस शुड बी फाट टू द फाइनल, एटलीस्ट दे शुड लेट पीपल। और अब 20 से 25 मुल्क ऐसे हैं जो एटम बम को वाहिद सिक्योरिटी हल समझ रहे हैं, यूरोप में भी और यूरोप से बाहर भी। सईद साहब। काजी साहब, आपने जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत वजन है और आप सही फरमा रहे हैं कि पूरी दुनिया में अब एक ये नई बहस छिड़ गई है कि अगर हमने जंग के अंदर अगर ह्यूमन डिस्ट्रक्शन को रोकना है तो शायद काफी सारी कंट्रीज को न्यूक्लियर कैपेबल होना पड़ेगा। मैं आपको एक और फिगर देता हूं जो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी होनी चाहिए। सईद साहब, पिछले 25 साल में अमेरिका ने 10 मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर अटैक किया है और 1 करोड़ 10 लाख मुसलमानों को मारा है, ठीक है ना, जिसके अंदर आप कहेंगे प्रेसिडेंट ओबामा, प्रेसिडेंट क्लिंटन, बुश और प्रेसिडेंट ट्रंप के टेन्योर्स को अगर आप शामिल करें। जिस तरह एम्बेसडर इमरान साहब भी कह रहे हैं कि इस वक्त जो है ना मुसलमान कंट्रीज को जो है ना अपने अंदर जो है क्या कहते हैं एक कॉमन सेंस लेकर आनी चाहिए और मुसलमान कंट्रीज के अंदर जो अच्छे यानी कि कंट्रीज हैं जो एक बैलेंस कंट्री समझी जा रही हैं इस वक्त, जैसे कि पाकिस्तान और तुर्की और मिस्र हैं और सऊदी अरेबिया हैं, इन R4 को चाहिए कि किसी तरीके से इस जंग को फैलने से रोके। अगर ये जंग फैली जैसे कि अमेरिका और इजराइल चाहते हैं तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ गल्फ का और मुस्लिम कंट्रीज का होगा और किसी का नहीं होगा। और ये जो गल्फ कंट्रीज ने पिछले 30-40 साल के अंदर जो बनाया है क्या कहते हैं अपने आप को एक ओएसिस ऑफ एफ्लुएंस बनाया था, ये जो सारा जो उन्होंने ये जो है ना ये सब खत्म हो जाएगा। इस वक्त जो है ना वक्त की जरूरत ये है कि ना मुसलमान जो है वो आपस में दोबारा गुफ्तगू शुरू करें और ये कोशिश करें कि क्या कहते हैं कि ये जंग आगे ना फैले। और आपकी बात से मैं फुली एग्री करता हूं कि जो है ना मुसलमानों के साथ और गल्फ कंट्रीज के साथ कोई सिंसेयर नहीं है सिवाय उनको अपने साथ सिंसेयर होना पड़ेगा। हर एक के रीजनल मकासद हैं, हर एक के स्ट्रेटेजिक मकासद हैं। अगर आप 1 मिनट इजाजत जी बात मुकम्मल करें। जहां तक चाइना और रशिया की बात है, वो अमेरिका को देख रहे हैं कि अमेरिका गलती करता चला जा रहा है और दिन ब दिन जो उसकी पावर है वो खत्म होती जा रही है। देखिए पावर 2 सेंस में एग्जीक्यूट होती है, एक होता है कि आपके पास मिलिट्री पावर या इकोनॉमिक पावर कितनी है, दूसरा ये कि आपकी लीडरशिप के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि उस पावर को सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। मगर सईद साहब ये मैं थोड़ी सी बात अली इमरान साहब को इन करता हूँ। अली साहब ये चाइना, आपको लगता है चाइना चाह रहा है कि ये ब्लीड हो? ये भी यानी क्या चाइना का मफाद, एक थ्योरी ये भी है कि ब्लीड हो रहा है यहाँ पे अमेरिका बुरी तरीके से 1.5 ट्रिलियन मांग ली हैं हेगसेथ ने दोबारा, और वो शायद कांग्रेस देती है या नहीं देती, लेकिन बहरहाल उसका खर्चा तो हो रहा है और राइज चाइना की हो रही है। तो ये भी क्या एक फैक्टर है कि वो चाहता है कि लो इंटेंसिटी जंग होती रहे और अमेरिका बहादुर जो है ब्लीड होता रहे? अली इमरान साहब देखें जी, चाइना की मेरे ख्याल में पॉलिसी जो है ये एक तो ये बात बिल्कुल जिस तरह एडमिरल साहब ने कहा ये इसी तरह है जो आप भी फरमा रहे हैं कि चाइना बैक सीट लेके भी देख रहा है। लेकिन जब किसी मुल्क ने एक सुपर पावर का स्टेटस या किसी पावर का स्टेटस लेना होता है तो वो सिर्फ बैक सीट लेके गुजारा नहीं होता। इकोनॉमिक पावर वाहिद पावर नहीं होती। अगर आप इस क्रिटिकल मोमेंट पे चले, रूस तो यूक्रेन में प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, चाइना को चाहिए कि वो ज्यादा फोर्सफुली डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनली कम से कम अपने एनवॉयस भेजे, कम से कम कोशिश करे, अपना वेट डाले पीस की तरफ। ये चीन को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुएट करना पड़ेगा इस इकोनॉमिक पावर से निकलकर एक डिप्लोमेटिक पावर, डिप्लोमेटिक बैक सीट के अलावा सामने आके सिर्फ उनके फॉरेन ऑफिस की स्टेट्समैन जो स्पोक्समैन की चीनी की जो स्टेटमेंट्स हैं या किसी भी स्पोक्स पर्सन की, दे आर नॉट इवन वर्थ द पेपर दे आर रिटन ऑन। ये तो चलती रहती है।
आपको आगे होना चाहिए, आपको एनवॉयस भेजें, ईरान भेजें, एक अमेरिका भेजें, बात करें। चीन को दुनिया की नंबर 2 पावर बनाने के लिए एक रोल प्ले करना पड़ेगा। चीन तारीखी तौर पे ये रोल नहीं प्ले करता, इसलिए वो रिलक्टेंट है। सईद साहब, जी मियां साहब आप कुछ पूछ रहे थे। सईद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जब हम सुपर पावर की बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि अमेरिका बहुत दूर बैठा है, हजारों मील दूर बैठा है, और ट्रंप भी दूर बैठे हैं, वहां पर ट्रंप जो है ये भी कहते हैं कि जो ईरान है वो माशी तौर पर तबाह हो चुका है, अस्करी तौर पर तबाह हो चुका है, नेवी खत्म हो चुकी है, फजाइया खत्म हो चुकी है। फिर साथ वो खौफजदा भी हैं और वो कहते हैं कि मुझे ईरानी कत्ल कर देंगे। और उनके नीचे कितनी जो FBI एजेंसीज हैं, FBI है, CIA है, NCA है, उनके इर्द गिर्द जो है वो बहुत बड़ी सिक्योरिटी की लेयर भी हैं। उनको ये भी इतला दी जाती है कि ईरानी आपको कत्ल कर देंगे, और ये भी इतला दी जाती है, खबर आई है कि मोसाद जो है वो कत्ल कर सकती है उनको। तो क्या वाकईतन जो सुपर ताकत के जो सुपर सदर हैं वो खौफजदा हैं, उन्होंने अपने आप को महदूद कर लिया है, और वाकईतन जो है उनको थ्रेट है, या वैसे ही वो बात करते हैं जिस तरह बाकी बातें करते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में कि वो वाकई खौफजदा होंगे। एक तो देखिए ना, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको भी अंदाजा है कि वो जब 40 दिन की जंग रुकी थी 28 फरवरी के बाद, तो वो इसलिए भी रुकी थी कि अमेरिका को एहसास हो गया था कि हमें इजराइल ने गलत इस जंग के अंदर शामिल कर लिया है। हमारा तो ईरान के साथ कोई मसला नहीं था, ये तो इजराइल अपने प्लान्स के लिए हमें इस जगह घसीट के लिए आया है। सो जब और उन्होंने जंग को रोकने के लिए जो उनका स्टाइल है, उन्होंने एक्सियोस और ट्रुथ सोशल को इस्तेमाल करके जब अमेरिका ने ईरान को धमकियां देनी शुरू की, तो ईरान ने अब अल्टीमेटली उनको ये धमकी दी। और डेफिनेटली मेरे ख्याल में कि अगर आप हिस्ट्री देखें, ईरान की 3000 साल पुरानी हिस्ट्री देखें, तो वो जब कोई बात कहते हैं तो उस पर अमल करने की तो कोशिश जरूर करते हैं। वेदर वो सक्सीड होते हैं या नहीं होते, ये तो एक डिफरेंट कहानी है। लेकिन मेरे ख्याल में कि जिस तरह प्रेशर आ रहा है इस वक्त ईरानियन गवर्नमेंट के ऊपर, मेरा ख्याल है उनके लिए जो है ना बहुत मुश्किल होता जा रहा है विद एवरी पासिंग डे कि वो आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत का बदला ना लें। लेकिन मैं आपसे और एम्बेसडर इमरान से एग्री करता हूं कि लीडरशिप का काम ये नहीं होता कि वो जो है ना जज्बात उनको लीड करें। दुरुस्त फरमाया एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब, आपका बहुत हिज एक्सीलेंसी इमरान अली साबिक सफारतकार, आपका बहुत शुक्रिया। यू हैव एनलाइटेंड अस ऑन दीज वेरी वाइटल इशूज। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। कुछ अंदर के मसाइल हैं और उसमें बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अंदर में भी हम दुश्मनों की साजिशों का शिकार हो पा रहे हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियां साहब, एक तो ये ऑटो जो पॉलिसी थी ये रोल बैक कर दिया हमने, एक तो इस पर हमें बताएं ये क्या है, और दूसरा फिर से टैरिफ वार शुरू हो गई है, इस पर तो बाद में आते हैं। जरा लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि कीमतें कम होंगी, बाज़ ब्रांड्स की कीमत कुछ की कम हुई, एक दो की, मगर ब्रांड्स की कीमतें ऊपर जा रही हैं। और वो जो 10-15 हज़ार गाड़ियाँ इंपोर्ट होनी थी, जिन्हें क्या कहते हैं, SRO या SRO कहते हैं ना, SRO मिला था, वो कहाँ पे हैं? और कीमतों में कमी तो कुछ आती नज़र नहीं आ रही मियां साहब। देखें काजी साहब, हर शोबे में माफियाज का राज है। जिस तरह आप देखें शुगर में जो स्कैंडल आए और पेट्रोल स्कैंडल आए, गंदम स्कैंडल आया, जखीरा अंदोज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है बाकायदा तौर पर एक्टिव है। इसी तरह कार इंडस्ट्री के अंदर भी माफिया का राज है। अब नई पॉलिसी आनी थी और नई पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी थी, जिसके तहत ये होना था कि गाड़ियां सस्ती होनी थी, नई कंपनियां आनी थी, उनको जो है इंसेंटिव देने थे, टैक्स जो है वो उसकी रेशो कम होनी थी, जो टैरिफ है वो कम होना था। IMF ने भी इसका जो है वो बाकायदा तौर पर एक टाइमलाइन दे दी थी कि इस तरह आप टैरिफ को कम कर सकते हैं। $7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे दरवाजे के ऊपर खड़ी है, और बहुत सी कंपनियां जो हैं वो यहाँ पर अपने प्लांट्स लगाने को तैयार हैं। बहुत सी कंपनियां प्लांट लगा चुकी हैं, उनकी प्रोडक्शन हो चुकी है, वो मार्केट में अपनी गाड़ियां इसलिए नहीं ला पा रहे कि हमने नई पॉलिसी नहीं लाए।
हम नई पॉलिसी को हमने राइज नहीं किया जो कि करनी चाहिए थी, और 1 साल के लिए हमने मौखर कर दिया है। 2016 वाली पॉलिसी अभी तक चल रही है और वो ये कर दिया गया है कि इस 1 साल जो है वो उसको और मौखर कर दिया जाए, 1 साल के बाद लाया जाए। क्यों? वो इसलिए कि वजारत इंडस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दरमियान झगड़ा है। उनके बाबूज जो हैं वो झगड़ा डाल के बैठे हुए हैं। वो क्यों झगड़ा डाल के बैठे हुए हैं? उनके पीछे बहुत बड़ा एक कार्टेल है, बहुत बड़ा माफिया, जो कि ये नहीं होने दे रहा कि पाकिस्तान की मार्केट खुले, पाकिस्तान में कारें जो हैं वो क्वालिटी वाली बने, पाकिस्तान में एक जो है वो बकायदा उनकी कीमत कम हो। तो इनकी लड़ाई क्या है आपस में? इनकी क्या लड़ाई हो रही है? इधर मैं सुन रहा हूँ मियां साहब, मैं सुन रहा हूँ कि इधर लाहौर में भी एक इदारा है, अभी उसमें भी जो है तनख्वाहें लेट हो रही है, मैं नाम अभी नहीं लेता, वहाँ पे भी लड़ाई हो रही है। एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है। कल मुझे कोई उसका मुलाजिम मिला, बड़ा अहम इदारा है लाहौर का, वहाँ भी जो है वो तनख्वाहें अभी तक नहीं मिल रही, वहाँ तो तनख्वाहें भी लेट हैं। तो ये क्यों लड़ रहे हैं? मफादात की लड़ाई है। देखें कैसा, ये मफादात की लड़ाई है, प्लाटों की लड़ाई है, ये जो है वो गाड़ियों की लड़ाई है कि गाड़ियां उनको मिल जाएं, प्लाट उनको मिल जाएं। 56,000 ब्लू लाहौर में तो प्लाटों की लड़ाई लग रही है उनका, हम तो उस पर लगे हुए हैं। असल में मसला सर ये है, देखें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इधर मैं फाक की बात कर लेता हूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसकी जो इंडस्ट्री है उसकी जो लड़ाई है वो क्या लड़ाई है? वो लड़ाई ये है कि वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, दूसरा इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहा। वजीर आजम कल सर पकड़ के बैठ गए, उनके सामने जब ये बात आई कि जो है वो 1 साल मौखर की जाए, IMF इस पर जो है वो रोला डाल रहा है कि आपको जो टाइमलाइन दी गई थी उसके मुताबिक ये क्यों नहीं हुआ। जब IMF इस पर जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है पाकिस्तान हुकूमत को, तो फिर हुकूमत क्यों नहीं कर रही? तो इसके पीछे क्या है? बहुत बड़ा मुफाद है काजी साहब। ये गाड़ियां आज 10 लाख से 40 लाख रुपए सस्ती होनी थी। आज मुझे एक कंज्यूमर कह रहे थे कि हमने एक गाड़ी बुक कराई है, वो इसलिए जो है वो उन्होंने रोक ली है कि पॉलिसी नहीं आ रही। अच्छा, ये मियां साहब एक मुझे समझ नहीं आती। अब बहुत से, वो एक मेरे पास आया, बहुत से कंज्यूमर ऐसे हैं जिनको गाड़ियां नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? ये हुकूमती बाबुओं की वजह से। अच्छा, एक और बात भी कर लेते हैं, जो हमारे वजीर हैं तवानाई के, उन्होंने कहा जी ग्रे अपना सोलर हमारा दुश्मन बन चुका है। तो किसका दुश्मन बन चुका है सोलर? पूरी दुनिया सोलर पे जा रही है, मुफ्त बिजली पे जा रही है, डेमोक्रेटाइज हो रही है बिजली की जो प्रोडक्शन है, मगर सोलर इधर हमारे ग्रिड पे बड़ा, और बड़े मुकद्दस हैं, बड़े बुत हैं, बड़े बड़े IPPs के, जिनके आगे नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिका हम जो है, मैं नहीं कहता कोई ऐसा कि वो कोई ऑल माइटी है, वो क्या है? मतलब है कि सोलर हमारा दुश्मन है। हमारी दोस्त कौन है? महंगाई। हमारा दोस्त कौन है? अनएम्प्लॉयमेंट। हमारा दोस्त क्या है? लोड शेडिंग। यार ये कौन लोग ने मियां साहब है? काजी साहब देखें, जो वजीर तवानाई है ना, वो बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, सच फरमा रहे हैं। वाकईतन सोलर दुश्मन हो चुका है। वो क्यों दुश्मन हो चुका है कि इस वक्त जो 20,000 मेगावाट लोगों के छतों पर लग चुकी है, 32,000 मेगावाट जो है उसके पैनल यार कोई किसी हमारा मजहबी फरीजा है कि हमने IPPs को ये 2 नंबर माल खिलाना है? IPPs ठंडे हो गए। नहीं, IPPs की बिजली कोई नहीं ले रहा। नहीं, तो इसका मतलब यह है कि IPPs को हमने जो 2 नंबर मुआहिदे किए थे, जो हम खोलते नहीं हैं, इनको 2 नंबर माल देना। जिस तरह इरफान अली साहब से इस्तीफा ले लिया था हमने, सेक्रेटरी तवानाई जो थे कि जनाब वो नाजायज पेमेंट नहीं कर रहे थे। तो मेरा मतलब है, दयानतदार लोग हमारे दुश्मन, अपराइट लोग हमारे दुश्मन, मुहब्बे वतन लोग हमारे दुश्मन। तो दोस्त कौन है हमारे मियां साहब, जिन्होंने इस इकानमी को अंदर से IPPs के जरिए खोखला कर दिया? सोलर है काजी साहब, देखें जो IPPs हैं वो बंद हो रही हैं, अपने आप बंद हो जाएंगी, दम तोड़ जाएंगी, आप देखेंगे। उस तो पहले 7.5 मुक जाने मियां साहब, वो भी बंद हो चुकी हैं, और बहुत से पावर प्लांट खराब हो चुके हैं। सोलर तो लगे ही खराब से यार, जो है वो आपने खुद तो स्टोरी दी थी कि जब वो लगे थे तो वो 2 नंबर थे। हाइडल नहीं, आपने स्टोरी दी थी, दुश्मन है दूसरा। मैं आपको कह रहा हूं कि आपने स्टोरी दी थी कि जब ये लगाए थे, एक तो किसी पुराने बहरी जहाज से निकाल के लगा दिया, फिर आपने स्टोरी की थी कि जिस कैपेबिलिटी के, जिस कैपेसिटी के लगने थे, जिस म्यार के लगने थे, वो नहीं लगे। तो यार हमारा दुश्मन कौन है फिर, मुझे ये बताएं। यानी हर अच्छी चीज हमारी दुश्मन। 1992 से लेकर 2015 तक, सर 1992 से लेकर 2015 तक जितने भी IPPs लगे हैं, सबकी मशीनरी पुरानी थी, क्योंकि जो नेपरा ने गाइडलाइन दी थी उसके मुताबिक मशीनरी नहीं आई।
उसके मुताबिक हीट रेट टेस्ट नहीं होता, उसके मुताबिक कैपेसिटी नहीं है। बस मियां साहब मैं तो ये कहूंगा, नहीं है। एक जगह मेरी शिकायत लगाई गई किसी दूसरे चैनल में, सुनिएगा जरा। तो मैंने जब ये IPPs के खिलाफ स्टोरी की तो मुझे वो सेठ साहब मेरे फरमाते हैं जी बड़े रॉटन आइडियाज हैं ये जो आप बात कर। मैं उस वक्त बात कर रहा था 2012, 13, 14 में कि ये पाकिस्तान की मैशियत को लेके बैठ जाएंगे। आज मुझे बताएं कर्जा लेके कर्जा वापस करते हैं। कल मैं कैसर बंगाली साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, वो जो कह रहे हैं मैं यहाँ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये तबका इस मुल्क को इकोनॉमिकली वहाँ ले आया है कि यहाँ से यार पता नहीं हम वापस कैसे जाएंगे। तो ये जो इसका मतलब है कि ये जो रॉटन रूलिंग एलीट है जो हमारे ऊपर ये माजी के मज़ार मुसल्लत करके रखना चाहती है, और ये जो चाहती है कि हमारा खून निचोड़ के इनके प्रॉफिट्स जो हैं वो जायज़ हैं। यहाँ पे गरीब आदमी के लिए आसानी की सांस नाजायज है, जुल्म है, गुनाह कबीरा है, ये कह रहे हैं ये। काजी साहब एक सच्ची बात आपके साथ शेयर करता हूँ, सच्ची बात जो इस वक्त हकीकत बन चुकी है कि पाकिस्तान 400 अरब डॉलर कमा सकता है और 400 अरब डॉलर का फायदा मईशत को हो सकता है। कोई जरूरत नहीं, रहने दो। हो रही है, इसका फायदा जो है वो भी होता है, मियां साहब फायदा होता है, लेकिन हम अपने प्रोग्राम क्लोज भी करना है तो फायदा होगा। मेरी सुने सर, एक छोटी सी बात करूंगा, एक छोटा सा आधा कुछ चंद सेकंड दीजिए। रूस का पर जो है वो भारत पर पाबंदी लग चुकी है, रूस का तेल ना ले। भारत पर जो है टैरिफ बढ़ रहा है, 100% अमेरिका लगाने जा रहा है। वो सहूलत किसको मिलेगी? पाकिस्तान को मिलेगी। पाकिस्तान को 19% है, उन पर 100% टैक्स लगने जा रहा है। हम क्यों नहीं उससे फायदा उठाते? हम क्यों नहीं जो है 15% गैस जो है वो खरीदते? हम क्यों नहीं ऑयल जो है वो खरीदते? हम वहां स्मगलिंग पर जो है इन्हिसार क्यों करते हैं? 400 अरब डॉलर। मियां साहब ये जब तक हैं हमारे सामने, अगर आप हम उससे फायदा नहीं उठाते। मैं आपको बताऊं, अगर हमने 400 अरब कमा भी लिया ना, हमने टोकरा उठा के उनको पता नहीं कितने में आएंगे, वो भी हम जाके IPPs की खिदमत में पेश कर देंगे। अब आप कैपेसिटी पेमेंट ले लें, जो गैस की कैपेसिटी पेमेंट अब इतनी बन गई है उनको दे दें। अगर इनको कमाने के लिए देना है तो रहने दो, ये इस तरह ज़िंदगी चल रही है, इसी तरह चलती रहेगा। आज का प्रोग्राम खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह।